नमस्कार साथियों, हम सब नीति निर्देशक तत्वों पर हमारा एक वीडियो हो चुका है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो पहला हमारा भाग था उसमें हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, मौलिक अधिकारों के साथ उनका जो टकराव या बाद में पूरकता की स्थिति, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी। और उसमें ये बात हुई थी कि हम सब जब दूसरे चरण में आएंगे तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हम सब देखेंगे, खास करके अनुच्छेद को देखेंगे और उन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या बताया गया है उन सब पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्यों के लिए या हमारे राज्य के लिए निर्देश होते हैं। राज्य से यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके तमाम सारे जो अधिकरण हैं वो सभी का तात्पर्य लिया जाता है। तो हमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में जो मुख्य बातें कही गई हैं उन सबको यहाँ पे समझना है और नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भी करनी है। पहला वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद फिर इसको देखें, तभी आपको बेहतर समझ बनेगी। तो चलते हैं, हम सब अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में विस्तारित हैं और हम सब आज अनुच्छेदों को देखेंगे और उसी की व्याख्या करेंगे। जैसे सबसे पहले हम सब अनुच्छेद 36 पर विचार करते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्यों के लिए एक प्रकार के आदर्श हैं, राज्यों के लिए एक प्रकार के अनुदेश पत्र हैं, राज्यों के लिए एक प्रकार की गाइडलाइन हैं जो राज्य को ये बताते हैं कि वो कैसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करें, कैसे वो कल्याणकारी प्रवृत्ति का बने और कैसे वो जनता के हितों को आगे बढ़ाए। तो जब राज्य के लिए निर्देश है, राज्य के लिए अनुदेश हैं, तो ये पता होना चाहिए कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 36 जो है वहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार राज्य नामक संस्था के खिलाफ व्यक्ति को दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी राज्य की स्पष्ट परिभाषा दी गई थी। और अनुच्छेद 36 में भी वही लिखा गया है। अनुच्छेद 36 में लिखा है कि राज्य शब्द का यहाँ पर वही तात्पर्य है जो भाग 3 में राज्य शब्द का तात्पर्य है। यानी यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी व्याख्या नहीं करूँगा। मौलिक अधिकारों के टॉपिक में जब मैंने अनुच्छेद 12 बताया था तो राज्य के बारे में बताया था कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 के तहत है, या यहाँ पर राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में है। यानी भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा को मैंने आपको बताया था कि राज्य में कौन आता है, केंद्र सरकार आती है, संसद आती है, केंद्र सरकार के सभी अधिकरण आते हैं, राज्य सरकार आती है, राज्य सरकार का विधानमंडल आता है, यहाँ तक कि बहुत सारे जैसे मैंने संस्थान बताए थे, कुछ ONGC, UPSC, LIC जैसे संस्थान भी आते हैं। तो राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। अनुच्छेद 12 के समान ही इसको बताया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि भाग 4 में जो राज्य की परिभाषा है वो वही होगी जो भाग 3 में है। तो मेरी समझ से आप स्पष्ट हो गए होंगे कि अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा। और राज्य शब्द मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि राज्य का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। तो इसको हम सब समझ चुके हैं कि हाँ राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा है। अब आपका जो अनुच्छेद 37 है वो बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये शब्द से भी आप खूब परिचित हो चुके होंगे मेरी समझ से। वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है कि प्रवर्तनीय है, यानी इनफोर्सेबल हैं या नॉन इनफोर्सेबल हैं। तो आप जानते हैं जैसे प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है इस शब्द को कई अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है या कहा भी जाता है। विभिन्न बुकों में विभिन्न शब्द मिलेंगे। वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है, या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस पर चर्चा पहले हमारे वीडियो में हुई है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं। तो वो अगर आप पढ़ें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनुच्छेद 37 क्या कहता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले के वीडियो में
कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनके पीछे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, चर्चा भी हुई थी, इसीलिए इनकी आलोचना होती है। जैसे के.टी. शाह के बारे में मैंने बताया था। के.टी. शाह क्या कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। कुछ लोग इनको 9 वर्ष के बधाई संदेश कहते हैं, कुछ लोग भावनाओं का कूड़ा घर तक कहते हैं। तो यही बात थी, ये आलोचना भी है। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को कोई बल नहीं प्राप्त है, वो प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वो कैसे लागू होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि चूंकि इनके पीछे जनमत या जनता की शक्ति है, इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी राज्य का उपकरण इनकी अवहेलना लंबे समय तक नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 37 में यही बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार क्या हैं, वाद योग्य हैं, ये वाद योग्य नहीं है, या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या कह सकते हैं कि ये गैर न्यायोचित हैं। ये तीनों शब्द मैं इसलिए बताता हूँ कि एग्ज़ाम में अलग अलग भाषा में पूछा जाता है, तो बेहतर समझ रहेगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तीनों शब्द अलग अलग मैं बता रहा हूँ कि वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या फिर न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित हैं। तो ये अनुच्छेद 37 बताता है, यानी 36 और 37 आपके हो गए। अब अनुच्छेद 38 से राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं, राज्य के लिए जो अनुदेश दिए गए हैं, उनकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, रटना एक महत्वपूर्ण मुद्दा अलग है कि आपने रट लिया सारे अनुच्छेद, लेकिन व्यापक समझ होनी चाहिए विषय की। लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, बेहतर समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विषय की। फिर लिंक भी होता है, जैसे मैंने बताया कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। बल्कि बहुत लोग या बहुत सारे विद्वान, विचारक, संविधान विश्लेषक यही मानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना का ही विस्तार है। प्रस्तावना में जो हमने उद्देश्य वर्णित किए हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, या जो जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों का विस्तार यहाँ पर कर दिया गया है। तो प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों गैर न्यायोचित हैं, सकारात्मक हैं, और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। प्रस्तावना में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको यहाँ पे ला करके विस्तृत कर दिया गया है। तो अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा अनुच्छेद कि कौन कौन से ऐसे अनुदेश हैं, कौन कौन से ऐसे निर्देश हैं जो राज्य को मिले हैं या राज्य को दिए गए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 38 देखते हैं, आप इनको आराम से देख लेना और नोट भी करते रहना। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी यहाँ पर 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है लोक कल्याण, और अभिवृद्धि का मतलब है कि उसको बढ़ावा देना, और उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। देखिए, लोक कल्याण आप जानते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही स्पष्ट बता दिया था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व क्यों आए हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं या करने का आदर्श रखते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, जो राज्य पुलिस राज्य की धारणा से ऊपर उठ करके अपने देश के वंचित वर्ग के लिए, गरीब वर्गों के लिए, या वे लोग जो अभी भी विकास की परिभाषा में या विकास के दायरे में नहीं आए हैं, उनको आगे बढ़ाना, असमानता को कम करना, वर्ग विभेद को कम करना। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो अनुच्छेद 38 इस बात की पुष्टि करता है। क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, लोक कल्याण को बढ़ावा मिले। लोक कल्याण क्या है, बीमारी, बेकारी, ये जैसी चीज़ें हैं, गरीबी, भूखमरी जैसी स्थितियों से देश को निकालना, असमानता को कम करना, सामाजिक समरसता जैसी चीज़ें आए, विभेद न हो। तो लोक कल्याण कब आएगा? लोक कल्याण, हम जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति कब होगी? जब हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था मतलब देखिए, किसी भी देश में जो शोषण होता है, जो वर्ग भेद होता है, जाति भेद होता है, वो उसकी सामाजिक व्यवस्था के मूल में, या उसके कारणों को हम उसकी सामाजिक व्यवस्था के मूल में देख सकते हैं।
जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि किसी खास वर्ग को वंचित मान लिया गया, संसाधनों से उसको विहीन कर दिया गया। अब उसको सामान्य सामाजिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, आर्थिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये वर्ग के आधार पे भेद हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, जेंडर के आधार पे भी हो सकता है। जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है कि महिलाओं को कम आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सामाजिक रूप से भी उनको कम अधिकार प्राप्त होते हैं। तो महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से क्यों कम अधिकार प्राप्त होते हैं? क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है। हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि वहाँ पे वो अधिकार कम हो रहे हैं। तो राज्य को क्या करना है कि उस सामाजिक व्यवस्था को जो रूढ़िवादी है उसको चेंज करके इस तरह से बनाना है कि जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। अब इसके लिए राज्य क्या कर सकता है? असमानता को कम करने का प्रयास कर सकता है। असमानता किसी भी आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, या फिर वो रंग के आधार पे हो, वर्ण के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, या फिर लिंग के आधार पे हो। तो अनुच्छेद 38 ये बताता है कि राज्य इस तरह की सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा अथवा बनाने का कार्य करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। और लोक कल्याण शब्द का मतलब क्या है? समाज के हर व्यक्ति का कल्याण, अंतिम वर्ग का कल्याण, वंचितों का कल्याण, या विकास की मुख्य धारा में उन लोगों को शामिल करना जो विकास की लाइन में सबसे पीछे हैं। तो अनुच्छेद 38 इस उद्देश्य को बताता है। मेरी समझ से आप बेहतर समझ गए होंगे कि सामाजिक व्यवस्था क्या होती है और सामाजिक व्यवस्था किसी देश के लोक कल्याण की दिशा में कैसे सहायक अथवा बाधक हो सकती है। यदि किसी देश की सामाजिक व्यवस्था रूढ़िवादी तरीके से, शोषणकारी तरीके से कार्य कर रही हो तो वहाँ पे क्या लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि भारत की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो अतीत में ऐसी रही है जिससे कि अनेक वर्गों को अपने विकास के अवसर का पूरा मौका नहीं मिला है। तो ये बात कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं के दिमाग में भी थी। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि सप्रू कमेटी ने क्या कहा था कि हम अपने अधिकारों को दो भागों में बांटें, एक जिनको हम न्यायोचित बनाएं और एक जिनको कि होना तो चाहिए लेकिन हम न्यायोचित नहीं बना रहे हैं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर उस समय नीति निर्देशक तत्वों को न्यायोचित क्यों नहीं बनाया गया? तो भारत देखिए, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत कोई बहुत संपन्न देश नहीं था जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं एक साथ आ जाती। तो मामला ये था कि ठीक है, हमारे पास जैसे जैसे संसाधन होंगे हम इन चीज़ों को लागू करते हुए जाएंगे और सामाजिक व्यवस्था सुधारेंगे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेंगे। तो इसीलिए इनको न्यायोचित नहीं बनाया गया, लेकिन ये भी मौलिक अधिकारों के समान ही हैं। तो मौलिक, देखिए विश्व में मौलिक अधिकार तो हैं ही हैं, यूएनओ द्वारा मानवाधिकार भी घोषित किए गए हैं। तो ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों का विस्तार है। इसीलिए मैंने आपको पहली चर्चा में बताया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को विरोधाभासी तौर पर देखना अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या हो या फिर आपकी आम समझ हो, वो यही कहती है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक होकर के ही वो व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, लोक कल्याण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 38 मेरी समझ से बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा या ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए राज्य जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। तो अनुच्छेद 38 का ये उद्देश्य है। इसके बाद जो अनुच्छेद 39 है काफ़ी विस्तारित है और मौलिक अधिकारों की चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि 39B 39C खास करके जिनके लिए संपत्ति के मौलिक अधिकार से बड़ा टकराव हुआ, तो ये वही 39 है जो बड़ा चर्चा में रहा। केशवानंद भारतीवाद हो या 25वां संशोधन हो, 42वां संशोधन हो, कहीं ना कहीं वो जो एक टकराव रहा कि नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं या मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं, तो उन दोनों के टकराव को लेकर के ये अनुच्छेद 39 बड़ा चर्चा में रहा है। तो 39 में क्या है, 39 के जो पार्ट मैंने लिखे हैं तो बहुत सारे, 5वां भी है, मैंने 4 इसमें से उठाए हैं। देखिए 39 का जो पहला भाग है या अनुच्छेद 39 में जो पहली चीज़ है मैंने संक्षिप्त में लिखा है, ये चीज़ें बहुत विस्तारित हैं, व्याख्या में कर दूंगा। अनुच्छेद 39 का जो पहला भाग है वो कहता है कि राज्य इस तरह से व्यवस्था बनाएगा जहाँ पर सभी लोगों को अपना विकास करने का और उसको जीविका के समान अवसर प्राप्त हो। जीविका के समान अवसर का यहाँ पर तात्पर्य है कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो,
चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, राज्य को इस तरह से अपनी नीतियों का विकास करना है कि सभी लोगों को जीविका के समान अवसर प्राप्त हो। यहाँ पे समान अवसर का मतलब निरपेक्ष समानता नहीं है कि सभी लोगों को एक ही जैसा काम हो या एक ही जैसा सब कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कह सकते हैं कि गलत तरीके से या कह सकते हैं कि शोषणकारी तरीके से जो अवसरों की समानता के विरुद्ध कार्य होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। तो जैसे 39 का जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे जीविका के समान अवसर सभी लोगों को उपलब्ध हो। यानी एक राज्य का जब लोक कल्याण का कर्तव्य है तो लोक कल्याण में पहली चीज़ क्या आती है? जीविका। लोक कल्याण का मतलब क्या है कि व्यक्ति गरीबी से दूर रहे या गरीब न रहे, भुखमरी से दूर रहे, उसको एक अच्छा जीवन स्तर मिले, पर्याप्त भौतिक संसाधन प्राप्त हों, अपना मानसिक विकास कर सके, बौद्धिक विकास कर सके, शारीरिक संवेगात्मक हर तरीके से चहुमुखी विकास कर सके। तो चहुमुखी विकास के लिए जीविका बहुत जरूरी है। और जीविका के समान अवसर, जीविका के समान अवसर, राज्य को ऐसी व्यवस्था बनानी है कि सभी लोगों को जीविका के समान अवसर प्राप्त हों। यह अनुच्छेद 39 का पहला भाग कहता है। 39 का जो दूसरा भाग है वो कहता है, यही दूसरे और तीसरे, ध्यान रखना, 39B और 39C, यानी 39 का जो दूसरा भाग जिसको 39 ख और ग आप कह सकते हैं, यही दोनों अनुच्छेद जो थे इन्हीं को लेकर के, संपत्ति के अधिकार को लेकर के टकराव हुआ है, जिसके मुद्दे में चाहे वो गोलकनाथ मामला हो, चाहे केशवानंद मामला हो या उसके पहले शंकरी प्रसाद मामला हो, ये इसी से निकल करके आए हैं। जैसे मौलिक अधिकार क्या कहता है कि संपत्ति व्यक्तिगत अधिकार है। 39B और C क्या कहते हैं कि राज्य को इस तरह से व्यवस्था बनानी है कि संपत्ति का संकेंद्रण न हो, स्वामित्व इस तरह से हो कि सबके हित उसमें आगे आए। अब राज्य को जब लगा कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसको छीन करके हमें बांट देना चाहिए, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में टकरा गया। और वही मामला उस सभी जो आपको मैंने पढ़ाया था कि वो चाहे शंकरी प्रसाद मामला हो, गोलकनाथ मामला हो, 25वां संविधान संशोधन हो, 26वां हो, उसके पहले 24वां किया गया, 42वां हुआ, मौलिक ढांचे का सिद्धांत, वो यही टकराव से निकल करके आया है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखना। 39 का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है कि राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस तरह से करे कि सामूहिक हित के अनुरूप हो। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो संक्षिप्त है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने का प्रयास करना। देखिए वीडियो क्लास का एक फ़ायदा होता है, इसमें आप जहाँ चाहे वीडियो रोक सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो ना हो, तो दिक्कत क्या है आपको, लंबा हो जाएगा तो आप 2 पार्ट में देख लीजिए। जैसे बहुत लंबा हो रहा है, लंबे का मतलब क्या है, 10-10 मिनट का मनोरंजनात्मक कोई क्लास तो है नहीं, 1 घंटे का या 1.25 घंटे का वीडियो अगर हो भी जाए तो क्या समस्या आती है। आप 30-40 मिनट देखिए, जहाँ ना समझ में आए रोकिए, फिर देखिए, बैक करके देख सकते हैं आप, इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो इसमें तो आपके लिए एक सुविधा है। इसका आप देखिए, अच्छा मनुष्य वही है जो हर तरीके की परिस्थितियों में अपने लायक अच्छी चीज़ें ढूंढ ले। तो बढ़िया चीज़ें हैं, आप आराम से इसको समझिए, खूब टाइम है आपके पास। क्लास में तो एक बार क्लास हो गई, आपको समझ में आया नहीं आया, दूसरे दिन आप पूछ पाए नहीं पूछ पाए, यहाँ तो आप आराम से देख सकते हैं। कोशिश भी यही है कि इस तरह से व्याख्या की जाए कि आपकी लगभग सभी शंकाओं का समाधान हो जाए। फिर भी बचती हैं तो आप पूछिए। तो आराम से आप समझिए, यहाँ पे जो लिखा है वो बहुत सीमित है, जो व्याख्या कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। तो मैं बता रहा था आपको कि 39 का जो दूसरा पार्ट, यानी कि जो 39B जिसको आप कह लीजिए, वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राज्य भौतिक संसाधन आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ज़मीन है या फिर संपत्ति का कोई भी रूप हो, भौतिक संसाधन, उसमें सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ज़मीनें हो सकती हैं, यानी पैसा हो सकता है, या अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जो भी भौतिक संसाधन मानी जाएं, हर वो चीज़ जिसका अपना आर्थिक मूल्य हो और जो संसाधन के रूप में हो, तो वो भौतिक संसाधन है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि राज्य को एक निर्देश दिया जा रहा है, एक अनुदेश है राज्य के लिए, क्या कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार से निर्धारित करे कि सामूहिक हित को बढ़ावा मिले, सामूहिक हित के अनुरूप हो। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो समाजवाद की तरफ भारत का झुकाव था। प्रस्तावना में भी 42वें संशोधन द्वारा बाद में समाजवाद शब्द को डाला गया। जैसे भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई आज़ादी के बाद, और तमाम क्षेत्रों का उसने सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के तहत रखा, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ पे जो स्वामित्व होना चाहिए,
वो अगर निजी क्षेत्र के हाथ में जाएगा तो शायद सामूहिक हित ना प्राप्त हो पाए। तो शुरुआती समय में हम समाजवाद की तरफ झुके हुए थे। तो देखिए, ये 3 शब्द आपको समझने हैं। एक है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन क्या है? हर चीज़, जैसे भौतिक संसाधन में सब चीज़ें आ जाएंगी। राज्य के पास जो संसाधन है या जो ज़मीनें हैं, खनिज हैं, कुछ भी हो जो संसाधन के तौर पे है, वो भौतिक संसाधन है। तो भौतिक संसाधनों का इस तरह से स्वामित्व किया जाए कि सामूहिक हित को बढ़ावा मिले। जैसे उदाहरण से आप समझिए, जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, या आरंभिक समय में तमाम सारे जो खनिज थे, माइनिंग थी वो, या तेल का उत्पादन या उसका खोज, सब ये सार्वजनिक क्षेत्र में था। तो राज्य का मानना था कि वो सार्वजनिक क्षेत्र में जब इन चीज़ों को रखेगी तो लोगों को ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा, सामूहिक हित उससे सधेंगे। तो भौतिक संसाधनों का क्या है? स्वामित्व। यानी भौतिक संसाधनों का स्वामित्व ऐसा होना चाहिए जो सामूहिक हितों के अनुरूप हो। अब जैसे मान लेते हैं कि ज़मीन या भूमि किसी एक व्यक्ति के पास हजारों बीघे में है, दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है, तो क्या इससे सामूहिक हित की पूर्ति होगी? सामूहिक हित क्या है? सामूहिक हित क्या है? पूरे समूह का हित, पूरे समाज का हित। और व्यक्तिगत हित क्या है? कि केवल मेरा हित या किसी फलाने का हित। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, कोई एक गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति के पास बहुत सारी ज़मीन है, बाकी जो गांव के अधिकांश लोग हैं वो भूमिहीन हैं। तो ये सामूहिक हित के क्या है? खिलाफ है, ये व्यक्तिगत हित है। तो क्या हुआ? भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तो ऐसा नहीं है कि सामूहिक हित वहाँ पे पूरे हो पा रहे हैं उस ग्राम में। तो राज्य को क्या करना है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस तरह से करना है कि सामूहिक हित के अनुरूप हो या सामूहिक हित की प्राप्ति हो जाए। अब यहीं पर टकराव वो होता था। जैसे राज्य का मानना था कि ज़मीनें या भूमि, संकेंद्रण जो हुआ है भूमि पर व्यक्तियों के अधिकार का, कुछ ही लोगों के पास सारी ज़मीनें हैं, हमें उनको अधिग्रहित करके भूमि सुधार कानून बना करके उन लोगों में बांटनी है जो भूमिहीन हैं या जो वास्तविक किसान हैं लेकिन ज़मीन के मालिक नहीं हैं। अब अनुच्छेद 39B ऐसा कहता है, राज्य को ये निर्देश देता है कि आप ऐसा करिए। लेकिन अनुच्छेद 31 क्या कहता है कि संपत्ति एक मौलिक अधिकार है, 44वें संशोधन 1978 के पहले। अब कोर्ट में मामला गया, राज्य कह रहा है कि हम ज़मीन लेंगे। अब राज्य ने इसके लिए क्या किया? नवी अनुसूची बना करके भूमि सुधार कानूनों को न्यायोचित श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी मामले कोर्ट में जाते रहे, अनुच्छेद 13 के तहत जाते रहे। तो बाद में केशवानंद भारती में नवी अनुसूची के 73 के पहले के कानूनों को मान्यता दी गई और भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षित किया गया। यानी 39B, इसीलिए क्या कहते हैं 39B और C को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है कि अगर 39B और C को क्रियान्वित करने के लिए राज्य कोई काम करेगा तो उसको चुनौती नहीं दी जाएगी मौलिक अधिकारों के आधार पे। यही तो है 39B और C की श्रेष्ठता, जो कल इसके पहले वाले मतलब वीडियो लेक्चर में भी चर्चा में आई थी बात। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा मुद्दा है, ये समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपका समझ संविधान के प्रति बनेगी। तो 39 का जो B है वो क्या कह रहा है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि सामूहिक हित के अनुरूप हों, सामूहिक हितों के अनुकूल हों, सामूहिक हितों के विपरीत न हों। यानी राज्य को किसी व्यक्ति विशेष या कुछ समाज के खास वर्गों के हितों के लिए काम न करके कैसे काम करना है? सामूहिक हित की अभिवृद्धि के लिए काम करना है। और इसके लिए क्या करना है? भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार से किया जाए कि सामूहिक हितों के अनुरूप हो जाए या अनुकूल हो जाए। ये 39B कहता है। 39C क्या कहता है? इसी से मिलता जुलता है कि उत्पादन के साधनों का अहितकारी, शब्द है अहितकारी संकेंद्रण की समाप्ति। तो उत्पादन के साधन क्या हैं? जैसे भूमि है, पूंजी है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो उत्पादन के जो हमारे साधन हैं उनमें आती है, जैसे एक आती है भूमि, एक आती है पूंजी, एक है श्रम और एक है जिसको हम कह सकते हैं संगठन या उद्योगपति, उद्यमी। तो उत्पादन के साधन, उत्पादन क्या है? जैसे किसी भी चीज़ का मूल्य वर्धन कर देना उत्पादन है। ज़मीन, भूमि है आपके पास, आप उसमें अनाज उगाते हैं, आप कुछ उत्पादित करते हैं। तो उत्पादन के साधनों का 39C जो है, 39 का तीसरा भाग जो है वो क्या कह रहा है कि उत्पादन के साधनों को इस तरह से नियंत्रित करना है कि अहितकारी संकेंद्रण की समाप्ति। अहितकारी मतलब, इस बात को समझेंगे, फिर मैं इसको भूमि से ही जोड़ रहा हूँ। जैसे उत्पादन का एक साधन क्या है? भूमि है, आपके पास भूमि है तो वो उत्पादन का एक साधन है।
आप उस पर खेती कर सकते हैं। अगर वो किराए लायक भूमि है तो आप किराए पर उठा सकते हैं, लगान या रेंट के बदले। तो वो उत्पादन का साधन है। अब उत्पादन के साधन का अहितकारी संकेंद्रण क्या है? अहितकारी मतलब जो वही बात आई, सामूहिक हितों के अनुरूप ना हो। अहितकारी संकेंद्रण जो समाज का अहित करे, देश का अहित करे। कैसे? जैसे मान लेते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि क्रांति, या कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, उनका मानना था कि क्रांति औद्योगिक समाज में ही हो सकती है, या उद्योग, जो औद्योगिक या खास करके जो पूंजीवादी समाज हैं या पूंजीवादी जो देश हैं, वो उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, निजी लाभ को बढ़ावा देते हैं, और इस प्रक्रिया में श्रमिकों का शोषण होता है। तो औद्योगिक समाज में या ऐसे देशों में कभी न कभी सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर के उद्योगपतियों को समाप्त कर देगा। लेकिन क्रांति जो पहली हुई कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पे, वो हुई रूस में, लेनिन के नेतृत्व में। तो वहाँ पे क्या था कि रूस में ज़्यादातर लोग उस समय कृषक थे और खेती योग्य भूमि पर कुछ ही वर्गों का कब्जा था। शेष वर्ग के पास भूमि नहीं थी, और उस तमाम बड़े वर्ग को इकट्ठा करके लेनिन ने एक महत्वपूर्ण क्रांति को अंजाम दिया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संसाधन का अहितकारी संकेंद्रण क्या होता है? जिसमें किसी खास वर्ग का, खास व्यक्ति का या जनसंख्या के एक छोटे भाग का हित हो, लेकिन बहुत बड़े भाग का अहित हो जाए। जैसे किसी के पास हजारों बीघे ज़मीन है और बहुत बड़ा वर्ग भूमिहीन है, वो उन ज़मीनों पर खेतिहर श्रमिक के तौर पर या भूमिहीन श्रमिक के तौर पर काम करता है और बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था के तहत वहाँ पे रहता है। तो राज्य को ये करना है कि उत्पादन के साधनों का ऐसा संकेंद्रण करे, या ऐसा करे कि देखिए, नकारात्मक कह रहा कि अहितकारी संकेंद्रण ना होने दे, या ऐसा संकेंद्रण करे, या राज्य के उत्पादन के साधनों को इस तरह से वितरित कर दे कि अहितकारी संकेंद्रण ना होने पाए। मतलब किसी खास व्यक्ति के पक्ष में संकेंद्रण का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा एक ही जगह पे किसी खास व्यक्ति के पक्ष में उत्पादन के साधनों का वितरण ना हो या मालिकाना ना हो, सभी लोगों का इस तरह से हो कि सामूहिक हित। तो बी और सी को मिला के पढ़िए। पहला क्या कहता है कि सामूहिक हित की अभिवृद्धि, दूसरा क्या कहता है कि अहितकारी संकेंद्रण की समाप्ति। बात एक ही है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। भाई ज़मीनों पर जब किसी खास व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होगा, समान रूप से वितरित होंगी, तो सामूहिक हित को अपने आप बढ़ावा मिल जाएगा। तो ये कहता है। और 39 का जो चौथा पार्ट है, आप इसको घा कह लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया है। इसमें कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि लैंगिक आधार पर जो भेदभाव है उसकी समाप्ति की जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसके बाद हम सब आते हैं अपने आगे अनुच्छेद, हम सब देखते हैं। एक अनुच्छेद आप जानते हैं 39A 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यानी 39 के जो उधर के 4 पार्ट हैं वो तो मौलिक संविधान में ही थे, मूल संविधान में थे, ये बाद में जोड़ा गया है। तो 39A एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 42वें संशोधन 1976 द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये राज्य के लिए एक अनुदेश दिया गया कि वो नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे, या उसको ये निर्देश दिया गया कि ऐसा उसे करना है। देखिए, समान न्याय का यहाँ पर तात्पर्य है कि न्याय प्रणाली हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। वो किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है। न्याय प्रणाली जटिल हो तब भी दिक्कत है, बहुत महंगी हो तब भी दिक्कत है। जैसे आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए पहले व्यक्ति को स्वयं कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में जनहित याचिका के विचार को स्वीकार किया। उसने माना कि यदि किसी वर्ग की तरफ से कोई व्यक्ति उसके हितों के लिए याचिका डालता है, जनहित याचिका डालता है, तो हम उसे स्वीकार करेंगे। तो न्यायिक प्रणाली कई बार इतनी जटिल, खर्चीली और भेदभावपूर्ण हो जाती है कि वो न्याय प्रणाली दिखाने के लिए तो हो सकती है कि वो लिखित तौर पे एक अच्छी न्याय प्रणाली है, लेकिन वास्तविक तौर पे ऐसा नहीं है। जैसे जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ न्याय प्रणाली स्थापित की तो उसमें बहुत सारे भेदभाव होते थे।
खास करके जैसे अंग्रेज़ों के मुकदमे से सिर्फ अंग्रेज़ जज ही सुन सकते थे और भारतीय जज को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी अंग्रेज़ का मुकदमा सुन लें। कहने के लिए तो सबके लिए न्याय बराबर था, लेकिन बहुत सारे तरीक़ों से तोड़ मोड़ करके या खरीद फरोख्त करके न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाया जाता था। तो न्याय प्रणाली हमारी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, भेदभाव पूर्ण नहीं होनी चाहिए। यानी हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 द्वारा। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, कानूनी सहायता। यानी यहाँ पर राज्य को एक निर्देश है कि राज्य को जहाँ तक हो सके अपनी न्यायिक प्रणाली या न्याय व्यवस्था को इस तरह से सुधारना है कि समान न्याय, सभी को समान रूप न्याय प्राप्त हो सके। समान न्याय का मतलब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि भेदभावपूर्ण ना हो न्याय प्रणाली। बहुत महंगी होगी तो कोई खास वर्ग नहीं पाएगा, बहुत जटिल हो जाएगी, लोग जटिलता के कारण न्याय प्रणाली का सहारा नहीं लेते। जैसे आरोप लगता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली बहुत लंबी, बहुत खर्चीली और बहुत जटिल है। तो प्रयास राज्य का क्या होना चाहिए कि हम समान न्याय की व्यवस्था करें और साथ ही साथ ऐसे तमाम वर्गों के लिए जो हो सकता है कि विधिक सहायता वहन न कर सकें, अफोर्ड न कर सकें, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य ने इसके लिए या इसके लिए एक हमारा अधिनियम भी है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987। इसके अलावा न्याय मित्र जैसी प्रणालियाँ हैं। एक टेली लॉ सर्विस शायद आपने सुनी हो। टेली लॉ सर्विस का मतलब ये है, इसको भी शुरू किया गया है सरकार द्वारा, टेली लॉ सर्विस। तो टेली शब्द का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, दूरस्थ विधि, यानी कि टेलीफोन का संक्षिप्त वर्जन है टेली। तो टेली लॉ सर्विस में क्या होता है कि प्रख्यात वकील, संचार के जो विभिन्न हमारे साधन हैं, इंटरनेट या टेलीफोन आदि, उसके द्वारा वो तमाम वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं। एक न्यायमित्र प्रणाली है और ऐसी तमाम प्रणालियाँ काम कर रही हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं। तो 39A आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। कब जोड़ी गई है? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। तो ये मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधीवादी है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। तो जो अगला हमारा अनुच्छेद है 40, वो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश है या अनुदेश है राज्य के लिए कि वो स्थानीय स्वशासन को, ग्राम पंचायतों को विकसित करेगा। ये कहाँ पर बताया गया है? अनुच्छेद 40 में। इसका बहुत लंबा इतिहास है। स्थानीय संस्थाओं का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में चोल काल की स्थानीय संस्थाओं को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था। उसके बाद भी अनेक रूपों में वो बनी रही हैं। हम सब जब 73वां 74वां संशोधन और भाग 9 का पढ़ेंगे तो खूब विस्तार इसको देंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी बातें यहाँ पर करेंगे। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात आती है और ये गांधीवादी मूल्य है। तो गांधी जी हमेशा से मानते थे, गांधी जी का मैंने आपको विचार बताया था कि गांधी जी का जो विचार था, राजनीतिक विचार या राज्य के संदर्भ में जो उनका विचार था, वो दार्शनिक अराजकतावादी का था। उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। मतलब अराजकतावादी वो विचारधारा है जो राज्य का समर्थन नहीं करती, वो राज्य के नष्ट होने की कामना करती है। गांधी जी का दर्शन था कि राज्य नहीं होना चाहिए, पंचायतों को ही या न्याय, हमारे जो ग्राम हैं उन्हीं को सारे अधिकार सौंप दिए जाने चाहिए। तो गांधी जी ग्राम पंचायतों के समर्थक थे। उनका तो मानना था कि ग्राम पंचायतों को ही सारे अधिकार होने चाहिए और एक ग्राम पंचायत अपने आप में एक निर्भर इकाई हो। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय बहुत लोग या अधिकांश लोग जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के आश्वस्त नहीं थे। तो ये हुआ कि हम फिर क्या करें। तो मैंने जैसा बताया ना कि जो चीज़ें उस समय क्रियान्वित नहीं हो पाई उनको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। तो गांधीवादी मूल्य को अपनाते हुए ग्राम पंचायतों तो नहीं बनी आज़ादी के बाद तुरंत, या गठित नहीं हुई, विभिन्न राज्यों ने अपने हिसाब से गठित किया उनको, लेकिन संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थिति अनुच्छेद 40 में बताई गई कि ये काम राज्य का है या राज्य को ऐसा करना चाहिए। तो गांधीवादी मूल्य का सम्मान करते हुए इसको यहाँ पे डाल दिया गया।
उसके बाद फिर आप जानते हैं कि सामुदायिक योजनाएं शुरू की गई अक्टूबर 2052 या 1952, 2 अक्टूबर 1952। तो सामुदायिक जो योजनाएं शुरू की गई या जो पंचायतों का विकल्प जो ढूंढा गया वो फेल हो गया, वो सफल नहीं हुआ भारत में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ 1957 में, और बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर पंचायतों की स्थापना हुई। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायतों का जनक माना जाता है। 57 में उनकी रिपोर्टें आई और बाद में राजस्थान राज्य से पंचायतों की शुरुआत हुई। तो पंचायतें हमारे संविधान में शुरुआती समय में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संगठन की बात की गई। विभिन्न राज्यों ने अपने हिसाब से पंचायतों को बनाने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती समय में जैसा मैंने बताया कि पंचायतों के स्थान पर अन्य विकल्प आजमाए गए, लेकिन जब वो फेल हुए तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान राज्य में पहली बार पंचायतें स्थापित हुई। उसके बाद फिर लंबी यात्रा है। अंत में फिर बात होने लगी कि पंचायतों के नियमित चुनाव होने चाहिए और उनको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए, उनके लिए वित्त का भी प्रावधान करना चाहिए। तो इन सारी सिफारिशों को देखते हुए अंत में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय को भारत में लागू किया गया। 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायतों को और 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों के लिए हमारा भाग 9 और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 का अंतर स्थापित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 40 में उसके मूल को आप ढूंढ सकते हैं। गांधीवादी मूल्य है। गांधी जी मानते थे कि पंचायतों का संगठन होना चाहिए, और इसकी यात्रा पर हम सब जब भाग 9 पढ़ेंगे और भाग 9 का पढ़ेंगे तो फिर विस्तार से चर्चा होगी। 73वां संशोधन, 74वां संशोधन और यहाँ पे आपकी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ से देखिए संविधान की एक समझ बना करके चलिए और आगे पढ़ने का प्रयास करिए। तो 40 में आपका क्या है, पंचायतों का संगठन है, और ये एक गांधीवादी मूल्य है। इसके बाद हम सब आते हैं अनुच्छेद 41 पर। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, यह हमारा जो अगला नीति निर्देशक तत्व है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, पहले इसको आप पढ़ेंगे कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये शब्द है, पाने का अधिकार। यानी वो कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम का मतलब आप समझ रहे हैं शिक्षा का मतलब सिर्फ वही नहीं जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का मतलब किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम से जो लोगों के रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे या किसी कार्य के लिए प्रशिक्षण दे, उनको शिक्षित करे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो बात आती है कुछ दशाओं का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, अकुशल हैं वो लोग, रोजगार नहीं है, तो राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनके काम की व्यवस्था करे। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, मनरेगा या नरेगा, जो भी आप कह लीजिए, पहले नरेगा था, बाद में फिर वो मनरेगा हुआ। अब मनरेगा क्या कहता है, वो 100 दिनों के काम की गारंटी देता है, एक प्रकार की रोजगार गारंटी योजना है। तो इसका मूल आप कहाँ देख सकते हैं, अनुच्छेद 41। जैसा मैंने बताया कि भले ही नीति निर्देशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं। पंचायतें आज भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, उनका अपना वित्त आयोग होता है, उनको धन मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम की बात आई है तो क्या है, मनरेगा है। ऐसा नहीं कि मनरेगा पहली योजना है, इसके पहले भी काम की बहुत सारी योजनाएं भारत में आई हैं, लेकिन मनरेगा एक बड़ी योजना है, मील का पत्थर है, गारंटी योजना है। तो कुछ दशाओं में काम की बात अगर हुई तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई राज्य ने प्रबंध किया कि हम अकुशल लोगों को उनके मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध कराएंगे, अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उनको भत्ता देंगे। तो ये काम की बात आई। शिक्षण प्रशिक्षण बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आपने सुना होगा ट्राइजेम जैसे कार्यक्रम पहले चले थे। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये भी हैं। और लोक सहायता क्या है, मान लेते हैं कोई ऐसी दशा आ जाए कि व्यक्ति काम ना कर पाए, तो फिर जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है, वृद्ध है, या फिर अपना जीवन स्वयं नहीं चला पाता है,
तो उसको भी लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे आप देखते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, या आपने देखा होगा वृद्धों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना आपने सुनी होगी। देखिए, जितनी बड़ी योजनाएं जो लोक कल्याण से संबंधित होती हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध नीति निर्देशक तत्वों से होता है, आपको जोड़ना पड़ेगा। लोक कल्याण की बनाई गई अधिकांश योजनाओं के मूल में नीति निर्देशक तत्वों का और प्रस्तावना का दर्शन निहित होता है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ दशाओं में, जैसे कुछ दशाएं यहाँ पर बताई गई हैं, बीमारी, बेकारी, अपंगता यानी विकलांगता, या जिसको दिव्यांग शब्द आजकल प्रयोग किया जा रहा है। तो बीमारी, बेकारी, जैसे कोई व्यक्ति बेकार हो जाए, मतलब बेकारी मतलब कि काम ना हो, तो उसे काम के साथ साथ लोक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार, या तो उसे काम मिले, काम ना मिले तो फिर उसे कुछ सहायता मिले, बेरोजगारी भत्ता हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना संकट के दौर में सरकार ने या विभिन्न सरकारों ने, केंद्र सरकार ने मनरेगा कार्ड धारकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, जनधन योजना के तहत उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, इसके अलावा विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत है देश में, ऐसी कठिन दशाएं आ गई हैं, तो अपना प्रयास सरकार ने किया है। तो लोक सहायता, बीमारी हो जाए, बेकारी हो जाए, अब कोई व्यक्ति बीमार है अस्थायी तौर पे, तो उसके लिए भी प्रबंध हो सकता है। आयुष्मान भारत आप सुने होंगे, जोड़िए। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो अनुच्छेद 41 राज्य को ये निर्देश देता है कि ऐसी कोई दशाएं हों जिनमें व्यक्ति को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, काम, शिक्षा या लोक सहायता की, तो राज्य उसे मिलना चाहिए। जैसे काम का अधिकार एक विधिक अधिकार अब हो गया है, इसी तरीके से पेंशन योजनाएं चल रही हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर ही ये आधारित हैं। अब अगले अनुच्छेद पे आते हैं, यानी अनुच्छेद 42। हमारा जो अनुच्छेद 42 है वो क्या कह रहा है, देखिए आप। अनुच्छेद 42 कह रहा है कि काम की न्याय संगत दशाएं या न्याय संगत तथा काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं या दशाओं का निर्धारण किया जाए और प्रसूति सहायता दी जाए। यानी कि यहाँ पे 2-3 शब्द आप ध्यान से रखेंगे। काम की न्याय संगत दशाएं, न्याय संगत दशाओं में क्या आता है, काम व्यक्ति को मिले, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं भी हों। अब न्याय संगत और मानवोचित दशाएं कैसी होनी चाहिए, जैसे काम के घंटे व्यक्ति की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले ना हो, जहाँ पर वो काम कर रहा हो वहाँ पर वातावरण सही हो। मानवोचित दशाओं का मतलब है कि काम करने की परिस्थितियाँ ऐसी ना हो जहाँ पे पर्याप्त हवा, पर्याप्त प्रकाश, स्वच्छ पेयजल या अन्य सुविधाएं उपलब्ध ना हो। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी दशाओं में काम करना पड़ता है जो बहुत कठोर हैं, तो ये भी उसके मतलब हितों के विपरीत है। तो काम की न्याय संगत दशाएं, न्याय संगत दशाओं में मजदूरी भी होनी चाहिए। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक हमारा अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ये भी न्यायोचित दशा में आएगा। कैसे, आप काम कर रहे हैं, यदि आपको आपके कार्य का न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन का मतलब कम से कम नहीं, न्यूनतम वेतन का मतलब है कि जो आपके एक जीवन को चलाने के लिए, एक स्टेबल या एक स्थिर जीवन को चलाने के लिए आवश्यक राशि हो, वो आपको मिले, उसको कहेंगे न्यूनतम वेतन। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ये बना है। तो काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं क्या हैं, काम तो मिले लेकिन काम के घंटे, अवकाश, फिर काम के समय अगर काम कठोर है तो उसी हिसाब से उस व्यक्ति को सुरक्षा उपकरण मिले, उसका बीमा सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। जैसे न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, जैसे एक उदाहरण से मैंने आपको समझाया। इसके बाद फिर क्या है, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब कोई स्त्री यदि बच्चे को जन्म देती है, गर्भ धारण करती है, उसके बाद बच्चे के जन्म देने के बाद तक की प्रक्रिया, उसको कहेंगे प्रसूति सहायता। तो यदि काम की न्याय संगत दशाएं हैं, मानवोचित दशाएं हैं, तो एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि प्रसूति सहायता भी देखनी है। अब इसको आपको मैं समझाता हूँ एक उदाहरण से। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, हाल ही में एक मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 आया है, यानी कि एक अधिनियम है
मातृत्व अवकाश अधिनियम, संशोधन अधिनियम है 2017। संशोधन अधिनियम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो मूल अधिनियम है वो 1961 में पारित हुआ था। मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 आया है, जिसमें आपने देखा होगा कि मातृत्व अवकाश की जो मतलब जो समय है वो 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 क्या कहता है कि यदि कोई महिला निजी क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में वो कार्यरत है, जॉब करती है, नौकरी करती है, तो नियोक्ता संस्थान को उसे 26 सप्ताह का वैतनिक अवकाश देना होगा या 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना होगा, जिसमें उसे वेतन भत्तों का भुगतान करना है। हालांकि निजी क्षेत्र में इन चीज़ों को लेकर के कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन सरकार का ये प्रयास है। अब जैसे कोई महिला यदि किसी सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में कार्य करती है, तो मातृत्व के आधार पर उसका वेतन न दिया जाए या उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, ये अनुचित है। तो मातृत्व अवकाश की बात आती है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रथम 2 बच्चों के जन्म पे कम से कम 26 सप्ताह का मिलेगा। प्रथम 2 बच्चों के जन्म के बाद फिर उसको घटा करके 12 सप्ताह कर दिया जाता है। तो 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश है। जैसे ये भी है कि महिलाओं के लिए क्रेच सेंटर एक निश्चित संख्या से ज़्यादा संगठन वाले या एक निश्चित संख्या से ज़्यादा कर्मचारियों वाले संगठन के लिए धीरे धीरे अनिवार्य किया जा रहा है कि क्रेच सेंटर होने चाहिए। विदेशों में है, भारत में भी धीरे धीरे शुरू होगा। जैसे जैसे हम विकसित होंगे ये चीज़ें निकल के आएंगी। क्रेच सेंटर क्या होता है, जो लोग पहली बार ये नाम सुन रहे हो, क्रेच सेंटर का मतलब होता है कि जैसे किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, अब बच्चे का जन्म हो गया, मान लेते हैं 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिला, तो इतने में तो बच्चे का लालन पालन या पोषण हो नहीं जाएगा। वर्तमान में कामकाजी दंपतियों की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे का पालन पोषण कैसे हो। बच्चा यदि घर में है, उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दिया जाए तो माता का मनोवैज्ञानिक तौर पे जो स्थिरता है वो नहीं हो पाती है। तो क्रेच सेंटर क्या है कि जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं और एक निश्चित संख्या से ज़्यादा कर्मचारियों वाला अगर कोई ऑफिस है तो वहाँ पे क्रेच सेंटर होना चाहिए। क्रेच सेंटर का मतलब है बच्चों के पालन पोषण लायक एक व्यवस्था होती है, जिसमें बच्चों को मतलब जो है खेलने के लिए या उनके सोने के लिए सुविधाएं होती हैं, और माता निश्चित समय पर अपने बच्चे को न सिर्फ देख सकती है बल्कि उसको फीडिंग करा सकती है, उसको देखभाल कर सकती है। और मनोवैज्ञानिक तौर पे जब बच्चा सामने रहेगा तो महिला ज़्यादा अच्छा फील करेगी, कार्य में भी बाधा नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ महिला के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक जो उसका एक पहलू है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अनुच्छेद 41 इन चीज़ों की बात करता है कि काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, प्रसूति सहायता की बात करता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको उदाहरण सहित बताता चलूं ताकि बेहतर आप समझ पाएँ। प्रसूति सहायता में और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे संस्थागत प्रसव, एक शब्द आपने सुना होगा, ना सुना हो तो समझिए। जैसे संस्थागत प्रसव यानी कि प्रसव का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। जैसे पहले क्या होता था, गाँव में परंपरागत तरीके से महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, उसमें माताओं के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न होता था, मातृ मृत्यु दर ज़्यादा होती थी। तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है, विभिन्न योजनाएं चला करके प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे का जन्म अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हो, जहाँ पर उसको मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसे प्रसव को क्या कहेंगे, संस्थागत प्रसव। तो ये भी हो सकता है। जननी सुरक्षा योजना आपने सुनी होगी, और तमाम इस तरह की योजनाएं हैं। तो काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, प्रसूति सहायता। तो ये आपका अनुच्छेद 42 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 43 जो हम देखेंगे, अनुच्छेद 43 के बारे में आप ध्यान रखना, ये समाजवादी और गांधीवादी दोनों का मिश्रण है, यानी इसमें समाजवादी तत्व भी मिलेंगे आपको और गांधीवादी तत्व भी मिलेंगे। 43 में बाद में संशोधन करके 43A और 43B भी जोड़ दिया गया है, उन दोनों को भी हम सब देख लेंगे। अनुच्छेद 43 में क्या क्या आता है, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 43 कहता है, पहला जो अनुच्छेद 43 है वो क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अवकाश, शिष्ट जीवन स्तर और इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों आदि को प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो समाजवादी मूल्य है, जैसे मजदूरों को अच्छा वेतन मिले, निर्वाह मजदूरी मिले, अवकाश मिले, अच्छा जीवन स्तर मिले, ये समाजवादी मूल्य है। कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधी जी का विचार था। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास कुटीर उद्योगों में ही निहित है। भारी उद्योगों के गांधी जी विरोधी थे, कुटीर उद्योगों के समर्थक थे।
आज़ादी के आंदोलन में भी उन्होंने चरखा को स्वदेशी का प्रतीक बना दिया था। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। देखिए, निर्वाह मजदूरी एक ऐसी मजदूरी होती है जो किसी व्यक्ति के एक न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे इसका निर्धारण किया जाता है कि एक व्यक्ति को एक न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी कितनी निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, और वो मजदूरी कम से कम उसे मिले। निर्वाह मजदूरी इसको कहते हैं। यानी जो हमारी निर्वाह मजदूरी होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति का जो एक जीवन स्तर चलाने के लिए या एक अपना जो है जीवन चलाने के लिए जिसमें उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसको उतनी मजदूरी मिले, तो निर्वाह मजदूरी मिले। या फिर आगे क्या बताया गया, अवकाश बहुत आवश्यक है। जैसे प्राचीन समय में पूंजीवादी व्यवस्था में जब शोषणकारी व्यवस्था थी तो काम के घंटे बहुत लंबे होते थे। जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो लॉर्ड रिपन ने पहली बार काम के घंटों को सीमित करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ उसने मजदूरों के कल्याण की भी बात की थी। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अवकाश, शिष्ट जीवन स्तर। शिष्ट जीवन स्तर का यहाँ पर मतलब है अच्छा जीवन स्तर, एक बढ़िया जीवन स्तर मिल जाए, शिष्ट जीवन स्तर मिल जाए। मतलब उनका जीवन स्तर ऐसा ना हो जो मानवीय ना हो, बहुत कठोर हो। तो शिष्ट जीवन स्तर की यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बात की गई है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन दिया जाए। यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये गांधीवादी मूल्य है। कुटीर उद्योगों के गांधी जी समर्थक थे। तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अवकाश, शिष्ट जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों की बात करता है। अब जो 43 ए है ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संशोधन 1976 उस दौर में हुआ था जब केशवानंद भारतीवाद को प्रभावहीन बनाने के लिए इंदिरा गांधी इस बात को लेकर के बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि वो व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में सामूहिक हित को ज़्यादा वरीयता देती हैं। तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 43A। इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। इसका तात्पर्य आप समझने का प्रयास करेंगे। उद्योगों के प्रबंध में, जैसे कोई उद्योग होता है तो उसका अपना एक प्रबंध मंडल होता है जो तय करता है कि हम उत्पादन कितना करेंगे, वितरण कैसे करेंगे, मजदूरी कितनी देंगे। तो प्रबंध मंडल में कर्मकारों की भागीदारी होनी चाहिए। कर्मकार कौन है, जो कार्य करता है, जो उस उद्योग में काम करने वाला वर्ग है। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, ये एक बहुत ही व्यापक बात है। मतलब कि जैसे कर्मकारों के हित क्या हैं, उनको कैसी मजदूरी चाहिए, वो काम के घंटे उनके गलत हैं सही हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको सुरक्षा उपकरण कितने मिलते हैं। तो ये बात कब पता चलेगी, जब कोई कर्मकार या कर्मकारों का कोई प्रतिनिधि उद्योगों के प्रबंध मंडल में भागीदार बने। आप जानते हैं कि अनेक श्रमिक आंदोलन चले, अनेक ट्रेड यूनियंस बने। तो ये क्यों बने, ताकि उद्योगों में, उन उद्योगों के प्रबंध में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसको नकारात्मक तौर पर भी देखते हैं, लेकिन उद्योगों के प्रबंध में यदि कर्मकारों की भागीदारी है तो वो अपने लिए एक अच्छी मजदूरी, अवकाश, शिष्ट जीवन स्तर आदि की बात करेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा, बीमा और अन्य चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो जब भी कोई उद्योग का प्रबंध हो तो उसमें कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना ये राज्य का एक प्रकार से कर्तव्य होगा। राज्य को ऐसा अनुदेश दिया गया है कि वो ऐसा सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कर्मकारों के हितों की बात चल रही थी। 43 खा जो है, इसमें सहकारी समितियों का विकास और उन्नयन आता है। जैसे माना गया कि भारत में सहकारिता का विचार तो बहुत पुराना है, लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। तो सहकारी समितियां क्या हैं, आगे हम सब चर्चा करेंगे। इसके लिए भारतीय संविधान में पूरा एक भाग है। तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है या किस अनुच्छेद में इनको उन्नयन की बात की गई, इनके 43 खा में। तो सहकारी समितियों के विकास के लिए 43 खा जोड़ा गया था। और ये जोड़ा कब गया था, 97वें संशोधन 2011 द्वारा। 97वें संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों के विकास की बात की गई। और इसके द्वारा 3 चेंज किए गए। एक तो सहकारी समितियों को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया गया, और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 43 खा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सहकारी समितियों को यहाँ पे जोड़ा गया। 97वें संशोधन द्वारा 2 और चेंज किए गए। अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, जो
संघ बनाने का अधिकार देता है आपको, मौलिक अधिकार आपका है। तो वहाँ पर माना गया है कि सहकारी समिति गठित करना भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना इस बात को। 97वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में एक संशोधन करते हुए ये माना गया कि सहकारी समिति का गठन करना भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान का एक भाग है जिसको कहते हैं भाग 9 97वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा 43 तो जुड़ा ही जुड़ा है, जिसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी यानी मौलिक अधिकार जो आपका है संघ बनाने का, समिति बनाने का, उसमें सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार मान लिया गया है। और उसके बाद आपका आता है एक और इसमें संशोधन हुआ है संविधान में, भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक प्रबंध किया गया है, जिसमें सहकारी समितियां, उनका अर्थ, परिभाषाएं, गठन, विकास आदि को बताया गया है। यानी वर्तमान में हमारे संविधान में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो सहकारी समितियां कहाँ कहाँ मिलेंगी? नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ मिलेंगी? 43 और 97वां संशोधन 2011 आपको याद रखना है। 19 फर्स्ट सी में सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार माना गया है। और भाग 9 में अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक इनके बारे में, इनके गठन, विकास, निदेशक, कंट्रोल जो इनका होगा, कैसे होगा, निदेशक कितने बनेंगे, इन सब चीज़ों की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 43 है आपका। अनुच्छेद 45 पर हम सब आते हैं। अनुच्छेद 45 क्या बताता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 45 में बताई गई है। तो आप ध्यान रखना कि जो हमारा अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 44 जो है, 45 निकल रहा था, तो जो हमारा अनुच्छेद 44 है उसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 44 में ये जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसको आपको समझना है। कई बार आप सोचते हैं कि ये क्या है सिविल संहिता, हमारा संविधान तो एक है, कानून भी एक जैसे हैं, तो सिविल संहिता क्या है? तो समान सिविल संहिता का मतलब है कि निजी कानून जो होने चाहिए वो एक जैसे हों। ये आप खूब पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट सरकारों को फटकार लगाता है कि सिविल संहिता को लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार। तो ये बात आप पढ़े हैं, रटते भी हैं कि अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है, गोवा राज्य में लागू है। कुछ लोग पढ़ते हैं कि गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। तो समान सिविल संहिता होती क्या है और सिविल संहिता का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होते हैं हमारे निजी कानून, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे उत्तराधिकार, आप जानते हैं ना, जो उत्तराधिकार का मतलब, जैसे उत्तराधिकार में जो संपत्तियों का ट्रांसफ़र होता है, जैसे विवाह, तलाक, भरण पोषण। भरण पोषण मतलब जिसको आप गुजारा भत्ता आदि कह सकते हैं। तो जैसे उत्तराधिकार है, विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, इनसे संबंधित कानून को हम सब पर्सनल लॉ या निजी कानून कहते हैं। अब हमारे संविधान में ये भी एक उद्देश्य परिकल्पित है या इसकी कल्पना की गई है कि हम अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाएं। मतलब ये जो हमारे कानून है, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, भरण पोषण, इनमें पर्सनल लॉ की अनुपस्थिति, इनमें पर्सनल लॉ की अनुपस्थिति, इसमें पर्सनल लॉ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय समाज बहुत विविधतापूर्ण है। जब संविधान बन रहा था तो हमारे समाज में या हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, सबके अलग अलग नियम हैं। विवाह को लेकर के नियम अलग हैं, उत्तराधिकार को लेकर के नियम अलग हैं, भरण पोषण को लेकर के नियम अलग हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक संशोधन करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध ठहराते हुए सरकार को निर्देशित किया कि आप इस पर कानून बनाइए। अब रूढ़िवादी वर्ग उसका विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सरकारों से, विभिन्न सरकारों को समय समय पर फटकार लगाता रहा है कि उन्होंने अब तक समान सिविल संहिता लागू क्यों नहीं की। तो समान सिविल संहिता क्यों नहीं लागू की है, इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक हित होते हैं, इसलिए पार्टियां या सरकारें पीछे हटती हैं और तमाम सारे कारण होते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि समान सिविल संहिता भारतीय जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए उतनी बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि नहीं, इसको तो होना ही चाहिए, हमारे जो कानून है वो अलग अलग क्यों हों, पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए।
तो समान सिविल संहिता का यही मतलब है सरल भाषा में, कि पर्सनल लॉ जो हमारे हैं उत्तराधिकार को लेकर के, विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, भरण पोषण को लेकर के उनकी अनुपस्थिति हो और इन पर्सनल लॉ के स्थान पे एक समान सिविल संहिता हो सभी नागरिकों के लिए। ये नहीं कि हिंदू धर्म के लिए कोई और नियम है, इस्लाम के लिए कोई और है, ईसाइयों के लिए कोई और है। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि क्रमिक सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे 3 तलाक का समाप्त होना, ये इसी दिशा में एक प्रयास आप मान सकते हैं, क्योंकि जैसे मुस्लिमों के जो पर्सनल लॉ हैं वो अलग हैं, अब उनमें धीरे धीरे सुधार, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कई बार संज्ञान लिया है। हिंदू कोड बिल तो भारत में आज़ादी के बाद आ ही चुका था। उस मामले को लेकर के, हिंदू कोड बिल को लेकर के तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, दोनों लोगों के बीच काफ़ी टकराव भी था या वैचारिक टकराव था। तो बहुत सारी बातें हैं, कभी चर्चा में आएंगी तो होगी बात इस पर। तो अनुच्छेद 44 को आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारे राज्य का लक्ष्य होना चाहिए, और पर्सनल लॉ की अनुपस्थिति या पर्सनल लॉ न हो। इसके बाद आप देखिए, आपका एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। तो 45 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, ये राज्य को एक निर्देश दिया गया है, राज्य को एक अनुदेश दिया गया है। और ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा अंतःस्थापित है, या 86वें संशोधन 2002 के बाद की स्थिति है। तो अनुच्छेद 45 यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रारंभिक शैशवावस्था है उस अवस्था में बच्चों की देखरेख करना और साथ ही साथ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये राज्य का एक प्रकार से अनुदेश है, राज्य को एक प्रकार का अनुदेश है। तो 86वें संशोधन 2002 के पहले की स्थिति क्या थी उसको जान लेते हैं और इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए 86वें संशोधन 2002 के पहले यहाँ पे एक और चीज़ थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों या 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए जैसे गांधी जी का मानना था, गांधी जी ने अपने वर्धा प्लान में कहा था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत बड़ा वर्ग ये मानता था कि भारत में आज़ादी के बाद से ही अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जैसे प्रावधान होने चाहिए, लेकिन उस समय संसाधनों की कमी आदि के कारण इसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया था। तो अनुच्छेद 45 इस बात की भी बात करता है या करता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। लेकिन 86वें संशोधन 2002 द्वारा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग में अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया है और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो 86वें संशोधन 2002 के बाद चीज़ जो अंतःस्थापित हुई है यहाँ पर 45 में, वो ये है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों का मतलब कि जो प्री प्राइमरी 6 से 14 के बीच में तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है ही उनके लिए। किस संशोधन द्वारा? 86वें द्वारा। और अनुच्छेद आप पढ़ चुके हो मौलिक अधिकारों में, कौन सा है? 21A, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करता है या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो वर्तमान स्थिति क्या है अनुच्छेद 45 की कि यहाँ पे प्रारंभिक शैशवावस्था यानी कि जो बच्चों की प्रारंभिक जीवन है, शैशवावस्था आपने पढ़ी होगी, 0 से 6 वर्ष तक आमतौर पर शैशवावस्था ही मानी जाती है। तो शैशवावस्था में उनकी देखरेख करना और साथ ही साथ 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये राज्य का कर्तव्य है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा ये स्थिति है। उसके पहले ये भी बात यहाँ पर थी, लेकिन अब शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संदर्भ में कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, इसलिए ये स्थिति निकल करके आती है। अनुच्छेद 46 को देखते हैं हम सब। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये एक नीति निर्देशक तत्व बताया गया है। क्या बता रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आसान है, इसमें कुछ जानना आपको नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि ये जो हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है, इसको क्रियान्वित किया गया है। जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, शिक्षा में प्रवेश में आरक्षण है, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, इसके अलावा शुल्क में कमी है, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। तो ये तो शिक्षा संबंधी हितों की बात हुई। जैसे आप जानते हैं अनुच्छेद 46 से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शुल्क में छूट है, या उनको प्रवेश में बहुत प्रकार की छूटें प्राप्त हैं। छात्रवृत्ति उनके लिए निश्चित की गई है, उनके लिए विशेष हॉस्टल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि राज्य ऐसा कर सकता है, जैसे अनुच्छेद 46 के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए या उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की पूर्ति के लिए वो व्यवस्था बना सकता है। तो इस आधार पे आप विरोध नहीं कर सकते हैं कि एससी या एसटी या दुर्बल वर्गों को छात्रवृत्ति अलग से मिलती है, अन्य वर्गों को नहीं मिलती है, क्योंकि ये राज्य का एक प्रकार का निदेशक तत्व है। राज्य को ये निर्देश दिया गया, अनुदेश दिया गया है। बहुत जगह पर राज्य के खर्चे से दुर्बल वर्गों के लिए तमाम सारे संस्थान संचालित किए जाते हैं, तो ये इस अनुच्छेद के तहत आते हैं, यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अब अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, जैसे अभी मैं एक हालिया योजना से आपको जोड़ता हूं। जैसे आपने एक सुना होगा, एक स्टैंड अप इंडिया है और एक स्टार्टअप इंडिया है। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्लान आपने सुने होंगे, ये दोनों प्लान चर्चा में आए थे। तो उसमें जैसे एक बात की गई थी कि बैंक जब लोन देगा स्टैंड अप इंडिया के लिए, तो उसमें ये उसे ध्यान रखना होगा कि उसका जो एक लोन होना चाहिए वो एससी या एसटी को होना चाहिए और एक महिला को होना चाहिए। तो ऐसा किस आधार पर किया गया? अर्थ संबंधी हितों के लिए। ऐसा किस आधार पर किया गया? अर्थ संबंधी हितों के लिए। तो जैसे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये दो प्लान हैं। तो ये चले थे, आपने सुना होगा, ज़रूर इनको सुना होगा। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा स्टैंड अप इंडिया है, तो स्टैंड अप इंडिया के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो लोन वितरित किए जाएं उनमें से एससी और एसटी वर्ग को ध्यान में रखा जाए। या जैसे एक आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि प्रत्येक बैंक कम से कम 2 लोन वितरित करे, और वो जो 2 लोन वितरित करे या 2 ऋण जो वितरित करे, उसमें से एक ऋण एससी या एसटी को और एक ऋण महिला को होना चाहिए। तो ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बातें हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो अर्थ से एक उदाहरण दिया। जैसे अर्थ से एक उदाहरण आपको मैंने क्या दिया? स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया में जो कहा गया कि एक लोन एससी एसटी को होना चाहिए, उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण से आप समझिए, बेहतर समझ पाएंगे आप। और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा के लिए मैंने उदाहरण दिए। तो अनुच्छेद 46 इस बात को बताता है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करेंगे तो गांधीवादी मूल्य के साथ साथ उदारवादी मूल्यों को भी समेटे हुए है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, आप देखिए ध्यान से, कि पोषाहार स्तर, पोषाहार आप सब समझ रहे हैं ना, कि पोषण का एक न्यूनतम स्तर और एक अच्छा जीवन स्तर, और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य, यानी कि जो हेल्थ केयर है हमारा, उसकी अभिवृद्धि की जाए। मतलब पोषाहार स्तर को बढ़ाए रखना, ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य को एक प्रकार का निर्देश है। जीवन स्तर को ऊंचा करे वो, यानी कि जीवन स्तर हमारा जो है, यानी कि जीवन स्तर को आप कैसे समझ सकते हैं? जीवन स्तर का सरल मतलब क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या आते हैं? जैसे पेयजल आता है, आवास आता है, विद्युत। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें 10 आयाम हैं, और उनको पढ़ करके आप जीवन स्तर की जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं। जीवन स्तर में क्या आता है? जैसे कि न्यूनतम उसको जो आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल होना चाहिए उसके पास। तो ऊर्जा की पहुंच उस तक है या नहीं है, पेयजल उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भोजन। तो इन सब चीज़ों को संयुक्त रूप से जब देखेंगे तो उसको हम एक जीवन स्तर कहते हैं। तो पोषाहार स्तर को उच्च करना है, यानी पोषण का स्तर हमारे देश में कैसा हो? उच्च हो, जीवन स्तर उच्च हो। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिड डे मील, 15 अगस्त 1995 को सरकार ने पूरे भारत में मिड डे मील योजना को क्रियान्वित किया। उद्देश्य क्या है? पोषण स्तर को सुधारना। राष्ट्रीय पोषण अभियान आपने सुना होगा। विभिन्न राज्यों में कई प्रकार की कैंटीन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, जिसके तहत आप जानते हैं कि भारत में अनाज वितरण किया जाता है सस्ती कीमतों पर, सब्सिडी की कीमतों पर, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ और 1 रुपये में मोटे अनाज।
तो पोषाहार स्तर या पोषाहार स्तर को और जीवन स्तर को उच्च करने संबंधी एक प्रकार का राज्य को अनुदेश दिया गया है। और फिर क्या कहा गया है, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि। राज्य को इस तरह से करना है कि जो पब्लिक हेल्थ है या पब्लिक हेल्थ केयर का जो सेक्टर है उसको मजबूत करना है। अब लोक स्वास्थ्य में आप क्या बता सकते हैं, इसी के तहत शराबबंदी आती है। ध्यान रखना यार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शराबबंदी या मद्य निषेध किस अनुच्छेद के तहत आती है, 47। राज्य इसी आधार पर शराबबंदी करता है। आपने देखा होगा बिहार राज्य ने अभी शराबबंदी की थी, चर्चा में है। तो मद्य निषेध कर सकता है राज्य, किस आधार पर, लोक स्वास्थ्य में, लोक स्वास्थ्य के आधार पर। जैसे अगर कोई आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई राज्य यदि मद्य निषेध करता है तो उसका आधार क्या होगा, लोक स्वास्थ्य होगा। नहीं तो मद्य से या शराब के वितरण से बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है, लेकिन वो लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के मार्ग में बाधक है, इसलिए राज्य उसका अंत कर सकता है। तो बिहार राज्य ने इस आधार पर अंत किया है। तो जैसे एक क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में कि मद्य निषेध नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में परिभाषित है या कहाँ पे आ सकता है, तो 47 में। यह लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए आप देखते हैं जब तमाम सारी दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, पोषण के लिए आंगनबाड़ी से लेकर के मिड डे मील, खाद्य सुरक्षा अधिनियम तक आप दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कैंटीन हैं, जैसे अम्मा कैंटीन है, या कई प्रकार की रसोई चलाई गई हैं। तो अनुच्छेद 47 में क्या आता है कि राज्य को इस तरह से व्यवस्था करनी है कि पोषाहार का स्तर उच्च हो, जीवन स्तर उच्च हो और लोक स्वास्थ्य भी बढ़े। और इसके लिए मैंने उदाहरण से आपको समझाया कि क्या क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 48 देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि पशुपालन का संगठन किया जाए और दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जाए। कृषि पशुपालन का संगठन मतलब कि राज्य को ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है जिससे हमारा कृषि और हमारा जो पशुपालन है वो विकसित हो, और साथ ही साथ दुधारू पशुओं का संरक्षण, ये भी गांधीवादी मूल्य है। दुधारू पशुओं का संरक्षण गांधीवादी मूल्य है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य को ये ध्यान रखना है कि गाय, बछड़ों और इनकी नस्लों से संबंधित जीवों की हत्या पर प्रतिबंध लगाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गो हत्या निषेध या गोवध प्रतिबंध। ये गांधी जी का मानना था कि भारत में गो हत्या नहीं होनी चाहिए, गोवध नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय, दुधारू पशु, बछड़े ये हमें आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाते हैं। बहुत बड़ा वर्ग धार्मिक मान्यताएं भी जोड़ता है। तो मुख्य रूप से ये भी एक नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किया गया है कि दुधारू पशुओं का संरक्षण राज्य को करना चाहिए, खास करके गोवंशीय नस्ल, बछड़ों या इनसे संबंधित जो गोवंश है उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो अनुच्छेद 47 में जिस तरह से मद्य निषेध आता है, उसी तरीके से अनुच्छेद 48 में क्या आता है, गो हत्या निषेध, गोवंश की हत्या का प्रतिबंध अनुच्छेद 48 के तहत आता है। आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है। अब ये नीति निर्देशक तत्व है, इसीलिए कुछ राज्यों में गोहत्या निषेध नहीं है और कुछ राज्यों में गोहत्या निषेध है, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है। तो इसलिए राज्य के ऊपर निर्भर करता है, और राज्य सरकार भी उसमें आती हैं। तो 48 क्या कहता है कि राज्य को कृषि का, पशुपालन का संगठन करना है, उसको बढ़ाना है, और दुधारू पशुओं का संरक्षण संवर्धन करना है। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन आप उदाहरण दे सकते हैं, देसी गायों के संरक्षण से संबंधित, इससे जोड़ सकते हैं। गो हत्या प्रतिबंध को इससे जोड़ सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 48 है। तो अनुच्छेद 48 में आपने क्या जाना, कृषि पशुपालन का संगठन। अब कृषि पशुपालन के उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हरित क्रांति आई, इसी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये क्या है, कृषि का संगठन है। कृषि को बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं, पशुपालन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देती है, ऋण देती है। गो हत्या निषेध ये आ गया। अब इसके बाद 48 का एक हमारा अनुच्छेद है, इसको देख लीजिए। 48A बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। 48A में हमारा आता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, और ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़ा गया है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। आप जानते हैं कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन। 1972 में पहली बार विश्व के सभी लोग या सभी राष्ट्र प्रमुख एक जगह पे इकट्ठे हुए, विभिन्न पर्यावरण वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान हो रहा है और ये धरती के लिए अच्छा नहीं है, ये पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो प्रभाव था। तो 42वें संशोधन द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को भी नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। अब जैसे इस नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कई सारे, या हमारी जो संसद ने उसने कई सारे एक्ट बनाए हैं, सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है। उदाहरण से मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे आपने एक सुना होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, निश्चित तौर पे सुना होगा, आगे आप पढ़ेंगे भी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो बना है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आता है।
हालांकि वो पहले बन चुका है, लेकिन आप इससे जोड़ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन से ही वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 86 में। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 88 में। तो अनुच्छेद 48 आप जान चुके हैं कि उसमें क्या है, पर्यावरण का 48 का में पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन निहित है, और उसके तहत संसद ने जो प्रावधान किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप अनुच्छेद 49 पे आ जाइए। देखिए 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के अगर कोई स्थान है या कोई स्मारक है या कोई वस्तु है, तो उसका संरक्षण करना भी राज्य का एक प्रकार से कार्य है, राज्य को एक प्रकार का अनुदेश है कि राज्य ऐसा करे। अब यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन है? तो स्मारक मतलब कि किसी की याद में बनवाई गई कोई इमारत हो सकती है, स्थान हो सकता है, किसी महापुरुष का जन्मस्थल हो सकता है। तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्थान कौन सा हो सकता है? जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान या उनका प्रथम उपदेश स्थान हो सकता है, कोई पुरातात्विक स्थान हो सकता है, किसी महापुरुष की समाधि हो सकती है। स्मारक हो सकते हैं, जैसे स्मारक में ताजमहल कि शाहजहाँ द्वारा मुमताज़ की याद में बनाया गया एक स्मारक है। वस्तुएं हो सकती हैं, वस्तुओं में ऐतिहासिक वस्तुएं, पुरातात्विक वस्तुएं हो सकती हैं, किसी महापुरुष से जुड़ी हुई कोई वस्तुएं हो सकती हैं, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई कोई वस्तुएं हो सकती हैं। तो अनुच्छेद 49 क्या बताता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और जो स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना भी राज्य का कर्तव्य है। इसमें बहुत कोई बात है नहीं, तो इतना पर्याप्त है। अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब ये आपको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कहाँ पे? देखिए मैंने आपको बताया था कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एक बात प्रचलित है कि इन तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, किसी एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, और इन तीनों में शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होना चाहिए ताकि कोई किसी दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। तो भारत में क्या है कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। विधायिका से ही कार्यपालिका का जन्म होता है। जैसे हमारे यहाँ संसद विधायिका है, और संसद के ही एक अंग लोकसभा से हमारे यहाँ सरकार का गठन होता है, और वो सरकार या कैबिनेट हमारी क्या है? कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सभी आते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ कहने के लिए तो राष्ट्रपति में है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। तो कोई भी कार्यपालिका न्यायपालिका को अपने अधीन रखना चाहती है कि वो हमारे अधीन काम करे। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य को ये भी एक निर्देश दिया गया है, या एक नीति निर्देशक तत्व है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। इसके लिए हमारे संविधान में व्यापक प्रावधान है। जैसे न्यायाधीशों को कार्यकाल की गारंटी है, उनको उनके पद से सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता। उनकी नियुक्तियों में भी न्यायपालिका स्वतंत्र है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा वो नियुक्तियां करती है, वहाँ पर भी कार्यपालिका को अलग रखा गया है। आप देखते हैं कि बहुत बार कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव होता है। न्यायपालिका के निर्णयों से कार्यपालिका सहमत नहीं होती, और कार्यपालिका चाहती है कि न्यायपालिका उसके अनुसार कार्य करे। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर एक शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति में या एक संस्था में या एक सरकार में निहित हो जाएंगी। तो हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष बनी रहे, स्वतंत्र बनी रहे, और हमारे संविधान का सही से संरक्षण करे, न्यायिक समीक्षा करे, मौलिक ढांचे को सुरक्षित रखे। इसके लिए उसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या कहा गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। ये शक्ति संतुलन सिद्धांत है। अपने यहाँ जो शक्तियों का पृथक्करण संतुलन अपनाया गया वहाँ से निकला है कि तीनों अंग की शक्तियाँ एक व्यक्ति में, एक संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है। मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। नीति निर्देशक तत्वों का जो अंतिम अनुच्छेद है वो भारत की विदेश नीति को एक प्रकार से बताता है। ध्यान रखना,
क्वेश्चन आया है पहले। नीति निर्देशक तत्वों का जो अंतिम अनुच्छेद है वो एक प्रकार से भारत की विदेश नीति को बताता है। कैसे? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें आता है कि राज्य यानी कि हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, करारों, संधियों का सम्मान करेगा। यानी कि जो हमारी नीति है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम या अनाक्रमण, पंचशील, जिसको आप पढ़ेंगे आगे, पंचशील सिद्धांत थे, किसी दूसरे देश पे हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं, जहाँ तक संभव हो हम युद्ध को टालेंगे। तो भारत की जो विदेश नीति है उसके दर्शन अनुच्छेद 51 में होते हैं। क्या कह रहा है कि भारत यानी कि जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हम सम्मान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हम सम्मान करते हैं, और हम इसकी अभिवृद्धि या इसके विकास में सहायक सिद्ध होंगे, ना कि बाधक। तो ये भारत की विदेश नीति को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से देखिए आपके अनुच्छेद जो थे 36 से लेकर के 51 तक वो हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व बिखरे हुए पड़े हैं। जैसे एक आपको मैं बताता हूँ, अनुच्छेद 350 या 351 की बात करें तो राजभाषा में जैसे एक अनुच्छेद है कि राजभाषा में एक अनुच्छेद है, वो कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि अनुच्छेद 36 से 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ को नीति निर्देशक तत्व जैसा ही माना जाता है। जैसे एक आध अनुच्छेद मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक है 350 का। 350 क्या कहता है? 350 का क्या कहता है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान करेगा। ये भी एक प्रकार का नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है, हालांकि ये भाग यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये है। 335 में SC/ST के कल्याण की बात आती है, वो भी नीति निर्देशक तत्व माना जाता है। तो विस्तार तो बहुत सारा है। फिलहाल हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में जाना कि 36 से 51 के बीच जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, किस नीति निर्देशक तत्व से कौन सा योजना जुड़ी हुई है, कैसे ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ये सारी बातें हमने जानी हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप धैर्यपूर्वक देखिए, आराम से देखिए। एक चीज़ बच रही है लेकिन मैं उसको यहाँ व्याख्या नहीं करूँगा। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना है, वो मैं किसी बात में या चलते फिरते आपको बताऊँगा। वैसे मैंने बताई है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और जहाँ पर भी दिक्कत आए आप हमको बताएंगे। फिर हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं।